सो फ्रेंड्स फाइनली मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट जिसमें सिर्फ 5 वैकेंसी थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, जिसके लिए मैं अर्जुन सर को और उनकी एकेडमी टीम को और उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी का स्वागत है हमारे द टॉक शो पे। और आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने कई बार बहुत सारी चीजों में तकलीफें देखा, एग्जाम्स आपके प्रीलिम्स में क्लियर किया, मेंस में रुके, उसके बाद आज इनको एक फाइनल सिलेक्शन मिल गया। तो मैं आज स्वागत करना चाहता हूं आज के हमारे गेस्ट। और इनका सिलेक्शन पहले बता देता हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसीज आई थी अभी हाल फिलहाल में इनका सिलेक्शन वहां पे हुआ है। तो मैं अविनाश देवांगन जी का स्वागत करता हूं जो मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं 2023 से, और फाइनली आज इन्होंने अपना एक परचम लहरा दिया है और एक एग्जाम को यहाँ पे इन्होंने क्रैक कर दिया। तो आज हम इनसे जान के चलेंगे कि इनके पूरे 3 साल के सफर में क्या क्या दिक्कतें आई। कई बार मोटिवेशन आया, कई बार डिमोटिवेशन भी इन्होंने देखा कई बार लगा कि हम कर पाएंगे या नहीं, और आज फाइनली इन्होंने कर दिया। तो बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अविनाश जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर। सर आपका एक छोटा सा परिचय हमें मिल जाए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। सर मेरा नाम जैसे कि आपने बताया अविनाश देवांगन है। मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो 2021 में कंप्लीट किया था। उसके बाद मैं प्राइवेट जॉब करता था। 2 साल मैंने प्राइवेट जॉब किया, टाइपिस्ट के, कंप्यूटर ऑपरेटर का। और उसके बाद जब प्राइवेट फील्ड में ग्रोथ नहीं दिखी तो फिर मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू की। शुरुआत में तो सर, अब हिंदी मीडियम का हूँ सर, जी तो सर। इंग्लिश तो बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। तो धीरे धीरे पहले क्वांट, रीजनिंग, जीए, करेंट अफेयर्स ये सब पढ़ना शुरू किया। और धीरे धीरे इंग्लिश को इम्प्रूव करते करते आज फाइनली 2026 जुलाई में फाइनल रिजल्ट आ गया। जी सर, आपको इसके लिए सर बहुत बहुत मुबारक सर कि आपका एक सिलेक्शन, आपने एक पोस्ट होल्ड कर लिया। सर हम, मेरे को जहां तक याद है पहला बैच मेरे ही साथ था आपका 2023 में। जब मैंने आपको पढ़ाना चालू किया तो सबसे पहले आपने बोला सर मेरा होगा कि नहीं, मैं हिंदी मीडियम से हूँ। तो सर आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को? डरना है? मैंने आपको बोला था कि उस समय भी कि अगर मेहनत करेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे तो आप एक दिन जरूर फाइनल सिलेक्शन ले आएंगे। आज वो दिन आ गया, थोड़ा टाइम लगा लेकिन वो दिन आपका फाइनली आ गया है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं सर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर आपने स्टार्टिंग कैसे शुरू की, मतलब किस तरह से स्टार्ट चालू किया अपनी पढ़ाई का? बैंक ही क्यों जाना था? और भी तो एक्सट्रीम थे, एसएससी थे, रेलवे थे, लेकिन आपने बैंक ही क्यों सेलेक्ट किया जाने के लिए? सर मैंने अपने एक फ्रेंड से बात की तो उसने बोला कि भाई, मैंने उससे पूछा कि सब जल्दी नौकरी कहाँ लगती है सबसे अच्छा पहले। सर, जी जी। मुझे क्या है, क्योंकि एसएससी, पीएससी ये जो रहते हैं उनका जो जॉब है उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। जी और जो बैंक का प्रोसेस, बैंक है कि 6 महीने में ही वो जॉब दे देती है अपने हाथ में। जैसे कि सर मैं बताऊं कि इसका जो प्रीलिम्स हुआ था बीओबी का, वो जी हुआ था 22 फरवरी को। जी। हाँ, 22 फरवरी को प्री हुआ। 2026 हाँ, में 2026 22 फरवरी को प्री हुआ। 22 मार्च 2026 को इसका मेंस हुआ। मेंस हो गया, एक महीने और बाद। 28 जुलाई को इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। और उसी दिन रात के 8 बजे डीवी का भी मेल आ गया। अब मैं इतना एक्साइटमेंट में था सर, मैं क्या बताऊं कि मैं तो दोस्तों को फोन कर रहा हूँ, भाई मेरा तो लग गया, नौकरी लग गया। इसी दिन इनका फोन आया मेरे को रात के 9 बजे कि सर मेरा हो गया। बेचारा इतना डरा हुआ था कि इतने डरे डरे में, सर मेरा रोल नंबर चेक करिए, रोल नंबर चेक करिए। इसने तुरंत मुझे व्हाट्सएप किया और रोल नंबर वगैरह चेक कराया, तो यही थे। और इनकी सिलेक्शन में पूरे छत्तीसगढ़ में अनरिजर्व कैटेगरी के 5 सीट थी और उसमें से 70 से 80 हजार लोगों ने पेपर दिया था। और उसमें से एक सिलेक्शन आज इनका है जिन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा ज्वाइन किया है। जी सर। आगे ठीक है सर, हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे सर? मैं अपनी सफलता का सर पूरा का श्रेय मेरी माँ को दूंगा, क्योंकि मेरी मम्मी ने ही सर, उन्हें ने पूरी तरह से फाइनेंशियल मुझे बैक मदद सपोर्ट की। किया। उन्होंने बोला कि चल, एक बार नहीं हुआ दूसरी बार तो होगा, दूसरी बार नहीं तीसरी बार में तो लगे तो रहा बस। जी, तो माता का कहना यही था, हाँ, आपकी मम्मा का, कि निरंतर प्रयास से हाँ, ही कुछ चीजें
क्रैक और अचीव की जा सकती जी है। जी सर। जी सर। तो चलिए सर, आज हम लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तैयारी कैसे करें कि एक दिन आपकी जगह इस पोस्ट पे बैठे रहें। तो वो सारा चीज आप थोड़ा सा आज हमें थोड़ा डिटेल में बताएं। ठीक है सर। तो हम लोग आज आपके लिए एक पहला क्वेश्चन यही है कि सर कोई नया बिगनर जब था, आप जैसे जब ने स्टार्ट किया था बिगनिंग में, स्टार्टिंग में, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस देखने मिले थे? तो सर सबसे पहली प्रॉब्लम तो इंग्लिश की थी जी सर। कि पढ़ो लेकिन समझ कुछ नहीं आता। जी सर। हाँ, तो सर मैं जितने भी जो हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के अलग अलग बारे में अप्रोच बोलूँगा कि हिंदी मीडियम वाले शुरुआत में क्लर्क को प्रेफरेंस दे, और जो इंग्लिश मीडियम है वो पीओ को भी दे सकते हैं साथ में, लेकिन हिंदी मीडियम को बोलूँगा कि पहले तुम क्लर्क को दो। क्लर्क का एग्जाम दो। हाँ, जैसे एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस का। आईबीपीएस का क्लर्क हो गया, और ओ इंश्योरेंस में भी क्लर्क आते हैं, एनआईसीएल क्लर्क के। ये सर साल में मान के चलो 6 से 7 वैकेंसी तो क्लर्क की ही आती है। जी। तो पहले क्लर्क को करो और साथ में ना अपनी बेसिक इंग्लिश को इम्प्रूव करते जाओ। और इम्प्रूव करने के लिए मैं ये बोलूँगा कि ऑनलाइन इतनी सारी एआई की फैसिलिटी है, तो उसमें ना डेली का ना बस ना लिखना शुरू करो, टाइप करना डेली का बस ना, जैसे 4 लाइन 5 लाइन डेली का बस टाइप करना करो और इसको कंटिन्यू रखना, तो तुम्हारी इंग्लिश ऑटोमेटिक 3 से 4 महीने में ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगी। मतलब आपका आंसर राइटिंग, ग्रामर मिस्टेक जो हो रहा है, हाँ हाँ। ट्रांसलेशन एरर हो रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, हम्म। ये सब आप ऑनलाइन एआई की एआई के थ्रू मदद से आप अपना इम्प्रूव कर कर सकते हैं। सकते हाँ हैं। हाँ। और ये प्रोसेस अगर तुम कंटिन्यू 6 महीना 8 महीना कर लिए ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन होने से इंग्लिश में तो बिल्कुल निकल जाएगा तुम्हारा पेपर। सर आपका सबसे मेन जो बुक रिसोर्स था, सबसे पहले बच्चा कोई तैयारी करता है, स्टूडेंट जब नई तैयारी करते हैं एज अ टीचर, तो हमारे पास भी पहला क्वेश्चन यही आता है कि सर रिसोर्सेज क्या यूज करें, ऑनलाइन बुक यूज करें, ऑफलाइन बुक यूज करें। तो आपका रिसोर्स क्या रखा सर आपने पढ़ाई करने में? जी सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन हो गया है तो ऑनलाइन ओरिजिनल कम नकली नोट ज़्यादा चलता है सर। यस। क्योंकि ना लोग ना टफ के चक्कर में इतना टफ कंटेंट करवा रहे हैं कि वो कंटेंट ही इरिलेवेंट हो गया है। हाँ, हाँ इनरिलेवेंट, पेपर में आ ही नहीं रहा आ और ही नहीं बेसिक्स रहा। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हाँ, वहां पे। बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर बेसिक क्वेश्चन के लिए ना ऑफलाइन हो सके या किसी किसी टीचर को पकड़ना बहुत जरूरी है बेसिक के लिए, क्योंकि बिना टीचर के बेसिक क्लियर नहीं होगा। और जब एक बार बेसिक क्लियर हो जाए तो उसके बाद ऑनलाइन सर आपकी अकेडमी से कंटेंट ले लीजिए, और कंटेंट मैं ये बोलूंगा कि कंटेंट को ना एक जगह सेपरेट लिख के पढ़ो। आजकल लोग क्या करते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लिए फिर उसके बाद पढ़ते रहेंगे, अब पीडीएफ कहाँ गई पता ही नहीं लोगों को। जी जी, मतलब हाँ अपने नोट्स बनाने यहाँ हाँ, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता काफी है। आप इम्पोर्टेंट है। रिसोर्सेस कुछ भी यूज करिए, लेकिन आखिरी में आपका वो नोट्स ही आपके नोट्स ही एग्जाम काम में आएगा। काम आ रहा होता है, हाँ जिससे हम लोग अपने फाइनल हाँ। सिलेक्शन पे जी मेहनत सर। करके चल सकते हैं। सर एक क्वेश्चन बच्चों के मन में ये भी रहता है कि हम लोग कितने घंटे दिन में पढ़ाई करें, तो ऐसा आपने कुछ स्टडी प्लान किया था कि मैं दिन में 5 घंटे पढ़ूंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे पढ़ूंगा, ऐसा कोई स्टडी प्लान था या रेंडमली आप कैसे पढ़ रहे थे, वो बता सकते हैं? जो बैंकिंग की प्रिपरेशन है उसके लिए हिंदी मीडियम वाले को थोड़ा 1-2 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए जैसे लगभग उसको 6 से 7 घंटा पढ़ना पड़ेगा। जी। इंग्लिश मीडियम वाला 5 घंटे में कर सकता है। बस ओके। अब जो कमजोर टॉपिक है उसको 1-2 घंटा, जिसे इंग्लिश मीडियम वाले का मैक्सिमम लोगों का क्वांट वीक रहता है और जी। हिंदी वाले लोगों का इंग्लिश रहता है। तो बस जैसे इंग्लिश वाला क्वांट को थोड़ा ज्यादा टाइम दे दे और हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश को थोड़ा ज्यादा टाइम दे दे। यानी अ, आप इंग्लिश में ज्यादा टाइम दे रहे थे, एज अ हाँ हिंदी जी मीडियम सर। स्टूडेंट थे, तो इंग्लिश को आपने ज्यादा थोड़ा सा जी सर। प्रेफरेंस दिया कि जिससे पेपर मुझे इजी पड़े। हाँ हाँ। सर मैथ्स का कैसा रोल था, आपने मैथ्स को कैसे हैंडल किया सर? क्योंकि सबसे ज्यादा कई बच्चे जो होते हैं जो हमारे पास आते हैं, सर हमको मैथ्स से डर लगता है, 10th के बाद मैथ्स पढ़ानी, हम आर्ट्स वाले हैं, हम कॉमर्स वाले हैं, हम बायो वाले हैं, तो मैथ्स से उनके मन में और ज्यादा डर बन जाता है। तो इससे आपने कैसे सॉल्व किया, आपने कैसे उसको देखा? सबसे पहले तो बेसिक क्लियर करो, और बेसिक जब एक बार क्लियर हो जाए तो उसके बाद प्री के सिर्फ तुम सेक्शनल मॉक लगाओ और मेंस के टॉपिक टेस्ट लगाओ ओके। मेंस के हिसाब से। और मेंस के जब और क्वेश्चन को ऐसे बनाओ कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही मन में सॉल्यूशन आ जाए। बिल्कुल सर। अगर वो पेन पेपर चलाओगे तो भाई बैंक का पेपर ना पेन पेपर चलाते तुम्हारा समय खत्म हो जाएगा, क्योंकि टाइमिंग का नंबर मिलता है बैंक में। जी। 1 घंटा रहता है, 60 मिनट और 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन सर। तो वही है कि वहां पे भी आपको 40 से 45 सेकेंड्स ही मिलते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यही है कि आप प्रैक्टिस ज्यादा करें, पेपर इजी आता है, बट वही होता है कि लास्टली आपका टाइम कम पड़ जाता है।
सर आप कुछ बुक्स के नाम बता सकते हैं जो हमारे व्यूअर्स को हेल्प करे बैंकिंग के तैयारी में, मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जनरल अवेयरनेस के, या स्टडी मटेरियल रिसोर्सेज बता सकते हैं। कई बार बच्चे इसी की चक्कर में अपना बहुत टाइम खराब करते हैं, तो जो आपने स्टडी किया था उसका थोड़ा बहुत हमारे व्यूअर्स को भी बता सकते हैं। सर जो आपने पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी मुझे, जी मैंने बेसिक के लिए उन्हें ही देखा। उसके बाद मैं रैंडमली बहुत सारी जो एजुकेशन की कंपनियां हैं वहां से धीरे धीरे क्वेश्चन निकालता था जो एग्जाम, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेंस दिए थे तो मेरे को पता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, ये इररिलेवेंट है, तो मैं फिल्टर वैसे ही कर लेता था। मैं अपने खुद के नोट्स क्वेश्चन को अपने पास नोट कर लेता था कि मुझे इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, इतने में मेरा काम बन जाएगा। मुझे आज भी याद है, जब भी आपका मेंस निकलता था आपका कॉल आता था, जी सर सर जी। मेरा जीए कैसे करेंगे, जीए कैसे करेंगे। तो मेरे पास आया, मैंने दो चार नोट्स भी दिए। तो नोट्स देने के बाद इसने बोला कि हाँ सर मेरा कुछ कुछ काम वहां पे बन रहा है, और इसने बकायदा उस चीज को पढ़ा पूरा। कई बार क्या होता है बच्चे नोट्स ही कलेक्ट करते रहते हैं, उसको कभी रीड नहीं करते प्रॉपर। तो आप अपने रिसोर्सेज को, एज अ टीचर मेरे तरफ से आप अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए, उसी रिसोर्सेज को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। बोला जाता है कि 100 बुक से पढ़ने से बढ़िया एक बुक को ही कम से कम बहुत अच्छे से पढ़े, जिससे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। सर आपने जब इसके बाद पढ़ने के बाद सबसे सेकंड जो टॉपिक आता है वो है टेस्ट सीरीज का, क्योंकि बैंक में बिना टेस्ट सीरीज के आप पेपर निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आपने टेस्ट सीरीज कैसे फॉलो किया था? सर मैंने टेस्ट सीरीज के लिए ऐसा किया कि मैं वीक में सिर्फ एक मॉक, लोग कहते हैं कि डेली एक मॉक लगाओ, जी जी। ठीक है सर, लेकिन ना डेली एक मॉक लगाने में मैं कि एक मॉक लगाऊं और उसको एनालिसिस करने के पीछे 2 घंटा जाता, तो मेरा सर 3 घंटा डेली कैसे चला जाता। तो मैं ऐसा करता कि वीक में एक ही मॉक लगाता, और जैसे सैटरडे को मैंने मॉक लगाया, संडे को 2 घंटा उसको एनालिसिस में दिया, और जो जो टॉपिक मेरे वीक है उसको मैंने डायरी में अपना नोट किया। नोट करके और रखा। अगले 5 दिन वो टॉपिक टेस्ट को मैंने बहुत दिया कि अच्छा। जो जो टॉपिक वीक है पहले वो टॉपिक टेस्ट को अच्छे से दूं। फिर जब मैं अगले सैटरडे देता था, अगर अभी मेरा 45 मार्क्स आ रहे हैं 100 में, तो अगले सैटरडे तक मैं उन जो वीक वीक टॉपिक है उनको इतना इंप्रूव कर लेता था कि वो मेरे 5-6 नंबर और बढ़ जाए। हाँ मतलब एक एक नंबर का बैंक में वेटेज होता है। हाँ कई बार मैंने इनका लास्टली अभी एक और एग्जाम में सिलेक्शन हुआ था जिनमें इनका नाम रिजर्व लिस्ट में भी है। हो सकता है भगवान की कृपा बहुत जल्द हो और उनका वहां पे भी सिलेक्शन क्लियर हो जाए, क्योंकि मात्र 1 से 1.5 नंबर का ही फर्क है मेन सिलेक्शन और रिजर्व लिस्ट में। तो ये हम लोग भी एक रहेगा कि जल्द से जल्द इसका वहां पे भी क्लियरेंस आ जाए। सर एक और बेसिक्स क्वेश्चन है टाइम मैनेजमेंट को लेकर। आप जैसे घर में रहते हैं तो कैसा आपने टाइम मैनेज किया, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है पढ़ाई लिखाई में। सर घर में रह के ना पढ़ाई नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ना ये मैंने देखा कि मैं घर में तुम 3 दिन 4 दिन कंसिस्टेंट रह सकते हो, 5वें दिन थोड़ा सा अगर तुम्हारा जैसे अगर 5-10 मिनट अगर हमने 4 क्वेश्चन बना लिए, 2 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ भाई 4 क्वेश्चन बनाने का, फिर उसके बाद फिर 10 क्वेश्चन बनाए थोड़ा सा ब्रेक। तो ये जो ब्रेक है ना ये बहुत टाइम खा जाता है। तो दुर्ग सर, दुर्ग शहर में तो इतनी सारी गवर्नमेंट लाइब्रेरी है, जी। तो सर अब लाइब्रेरी तो पूरा खुली रहती है सुबह 8 बजे से 8 बजे तक, तो मैं सर वहीं चले जाता था, तो लाइब्रेरी के थ्रू मेरी कंसिस्टेंसी बन गई और कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं हुआ। लाइब्रेरी का यूज आपने किया, बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया। ये भी एक अच्छी बात रहेगी सर, आपने कंसिस्टेंट वे में फोकस किया। देखिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं। अगर आप किसी चीज पे कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आपको थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। तो अपने पर भरोसा रखिएगा और आप अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंटली एकदम फोकस वे में करते रहिएगा। जी सर, अभी आपने हाल फिलहाल में फरवरी में एग्जाम दिया है, तो कई बच्चे क्या होते हैं पढ़ने के बाद बहुत नर्वस हो जाते हैं एग्जाम सेंटर में जाने से पहले। तो आपने एग्जाम सेंटर्स पे अपना कैसा सारा चीज मैनेज किया? एक नर्वसनेस आ जाती है एग्जाम से पहले, कई लोग के बीपी डाउन हो जाते हैं, हाथ पैर फूलने लगते हैं, तो इसको आपने कैसे कंट्रोल किया? एक डर का माहौल हो जाता है, तो वो आपने कैसे हैंडल किया सर उसको? सर इसके लिए जैसे अगर मेरा मेंस है 22 मार्च को, और मेंस का समय था 8 बजे से 10 बजे तक, तो सर 8 से 10 जो मेंस का मौका था, तो सर मैं कहता था कि अपना जो कंप्यूटर लैपटॉप है उसको थोड़ा चहल पहल जगह में चले जाता था, और जैसे 8 से 10 का टाइमिंग है तो मैं सुबह 7 से 11 बजे तक वहां पर बैठ रहा था, ताकि मेरा ना जो एग्जाम के एक हफ्ते पहले मॉक, मेंस का मॉक ऐसा शेड्यूल करता था ताकि जो घबराहट हो एग्जाम में ना हो। हाँ बार बार मतलब हाँ, उसी टाइम ड्यूरेशन साइमल्टेनियस में, माहौल बना लेता था उसी सब मैं। माहौल को कि हाँ थोड़ा सा अगर बाहर का हाँ डिस्टरबेंस भी आ रहा है तो मेरा ब्रेन उसको हाँ हाँ, एडजस्ट जी कर सर। ले
और मैं सारी चीजों का हैंडल कर जी पाऊँ। जी एकदम शांत माहौल में बैठ के नहीं पढ़ रहे एकदम तुम। शांत माहौल। शांत माहौल में पढ़ोगे, एग्जाम में फिर घबराहट होगी, उससे अच्छा हम्म। पहले ही थोड़ा टफ सिचुएशन में थोड़ा सा चले वैसा जाओ। माहौल बना लो हाँ कि थोड़ा हाँ। हल्ला गुल्ला रहे, तो भी हम्म। हमारा दिमाग एक हाँ कंसिस्टेंट वे में अपने एग्जाम पे जी फोकस जी। रह सके। सर पूरे एग्जाम जर्नी में आपने जो तैयारी की होगी, आपका सबसे बेस्ट मोमेंट, और एक बार कई बार ऐसा आता है कि डिमोटिवेट अब नहीं हो रहा छोड़ दो, तो इस पे क्या बताना चाहेंगे? आपकी कोई कोई स्टोरी रही होगी? सर ऐसा बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार हुआ है कि नहीं यार अब नहीं हो रहा है। कभी इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकल रहा है, कभी वहाँ पूरा टोटल 49.25 लास्ट ईयर आरआरबी पीओ का कट ऑफ गया, मेरा 48.25 आया, यहाँ एक नंबर से चूक गया। अब फिर थोड़ा और गया, आईबीपीएस क्लर्क के मेंस में फिर इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ रुक गया। अरे यार अब तो होगा नहीं करके, लेकिन घर वाले मम्मी का सपोर्ट था कि नहीं लगे तो हंस, यहाँ तक तो पहुंचे कम से कम, थोड़ा सा और लगा ले जोर, थोड़ा सा बस जोर लगा ले तो नौकरी लगे, कोई नहीं रोक सके। अब फाइनली सर जब नौकरी लगी तो मम्मी के आंख में जो आंसू आए वो बता दिया नहीं नहीं नहीं। यानी वही है बस। कि मम्मा का आपके स्ट्रगल काफी तगड़ा जी रहा। जी सर। देखिए आज माता जी आपको समझ रही थी आपके कि एक दिन ये जरूर कर लेगा, मतलब उनका कॉन्फिडेंस आ रहा, आज आप उस चीज को जी सही जी में उनके लिए करके ला जी। पाए। सर जो नए स्टूडेंट हैं, हम्म। नए स्टूडेंट के मन में रहेगा कि कब से तैयारी करनी चाहिए, क्लास 12 के बाद से बैंक की तैयारी करे, या कॉलेज पढ़ते पढ़ते बैंक की तैयारी करे, या ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करे? आपका क्या ओपिनियन है कि हमको कब से तैयारी चालू कर देना चाहिए? सर बैंक की जो प्रिपरेशन है 1.5 साल में नौकरी मिल जाती है, अगर ईमानदारी से और सही गाइडेंस से की जाए। जी। तो मैं ये बोलूंगा कि ना, बैंक की प्रिपरेशन फाइनल ईयर से करनी चाहिए। फाइनल ईयर हाँ या सेकेंड ईयर फाइनल से ईयर। चालू कर दे। फाइनल ईयर बहुत अच्छा समय, फाइनल ईयर क्योंकि सेकेंड ईयर तक, क्योंकि कई कई बैंक के एग्जाम में ना परसेंटेज मांगता है, जी क्योंकि अगर तुम सेकेंड ईयर से करोगे तो उधर बिगड़ जाएगा। तो जी। और 60% लाना है, क्योंकि कुछ आरबीआई के पेपर हो गए, नाबार्ड के पेपर हो गए, इसमें 60% मांगता ही है। अभी तो अब पता नहीं कब हटेगा परसेंटेज का, लेकिन जब तक है तब तक तो अपने तरफ से रिस्क मत लो। बिल्कुल सर, हाँ, बिल्कुल। तो फाइनल ईयर से मैं बोलूंगा, और 1.5 साल ही लगता है बिल्कुल ईमानदारी से, चाहे वो हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, बस कंसिस्टेंट और सही गाइडेंस से पढ़े तो 1.5 साल में पेपर डेढ़ निकल साल या जाता है। मान सकते हैं, 2 अटेम्प्ट आप काउंट करके चलें, हाँ क्योंकि बैंक के हर सेगमेंट में एसबीआई का 2 हाँ एग्जाम क्लर्क और पीओ, हाँ हाँ। आईबीपीएस का 2 एग्जाम क्लर्क एंड हम्म। पीओ, आरआरबी का 2 एग्जाम क्लर्क एंड पीओ होता है। तो ऐसे करके, और एलआईसी के भी कुछ तो एग्जाम्स आ इसका जाते एल हैं। आई सी, नाबार्ड, ईसीजीसीपीओ हम्म। और आरबीआई के हो गए, सिड भी हो गया। सेबी हो गया, हाँ, सिड भी हो मतलब गया, मान के सब ये 6 तो होते ही हैं, लेकिन इनके अलावा 10-12 और होते हैं, जो बहुत बड़े लेवल बहुत पे बड़े आते हैं। लेवल। अभी आरबीआई ग्रेड बी की सैलरी तो 2.5 लाख प्लस हो गई है। जी सर। तो यही सारा चीज है जो आप आज हमारे इन सेलेक्टेड स्टूडेंट और हमारे व्यूअर अविनाश जी के साथ देख रहे हैं। ठीक है, तो आप भी कंसिस्टेंसी वे में अपनी तैयारी करिए। एक कुछ क्वेश्चंस और बेसिक जो हम लोग लेके चलते हैं आगे। आज भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे होंगे, फाइनल सिलेक्शन से रुक जा रहे होंगे, या फिर प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर नहीं हुआ, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू में फंस गए, तो इनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि क्या कैसे अपना पॉजिटिव बना के रखें? बस एक पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने बताऊं, मैंने पिछले साल ही कम से कम 7 मेंस दिए हैं। जी 7 मेंस देने के बाद मैं अंदर से, मैं बोला इतना सारा मेंस देने के बावजूद अगर मैं सिलेक्शन या अंदर से, तो मैं खुद टूट गया था पूरे तरीके से। लेकिन फिर जब मेरी मम्मी एक कम से कम एक ऐसा जो रखो जो तुम्हें 24 घंटे मोटिवेट करे, कभी भी उससे बात करो तो वो तुमसे हमेशा पॉजिटिव और अच्छा अच्छा बोले। जैसे मेरी मम्मी घर में रहता, मम्मी ऐसा हो रहा है, 7 पेपर दे डाले हो, निकला नहीं, अरे ते लगे हस ना, यहाँ तक तो पहुंच गए ना, थोड़ा सा बस जोर लगा, कैसे नहीं निकली। बस कोई एक किसी को बस रखो जो तुम्हें सपोर्ट पॉजिटिव करे, सपोर्ट पॉजिटिव करते रहे। करे। और जब तक जॉब नहीं लग जाती, रिश्तेदारों से खास कर दूर रहना, ये रिश्तेदार ना तुम्हें बर्बाद कर देंगे, इनसे बहुत दूर रहना तुम। जी जी, बिल्कुल यही डीमोटिवेट करते हैं। हम्म। मतलब ऐसे पर्सन से दूर रहो, दोस्तों से दूर रहो जो नेगेटिवली आपके लिए रहे, कि मतलब नेगेटिव आपको लग तेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसे लोगों से थोड़ा सा कुछ टाइम तक दूरी बना के रखिए, क्योंकि यही व्यक्ति जो रहेंगे, आगे जिस दिन आपकी नौकरी लग जाए सबसे पहले यही फोन दे, भाई तेरी नौकरी लग गई, चल पार्टी दे। ठीक है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके रखें बस कुछ टाइम के लिए, जब तक आप, वैसे भी एक स्टूडेंट को जब वो तैयारी कर रहा हो ज्यादा सोशल नहीं होना चाहिए, उसको अपनी एक ही चीज पे फोकस रखना चाहिए, पढ़ाई, और बस अपनी स्टडी पे वो फोकस रख के चले। सर अगर आप कुछ
हमारे व्यूअर्स के लिए जो बैंक के नए स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ सजेशन देना चाहें या कुछ टिप्स देना चाहें कि तैयारी के दौरान वो क्या अभी तैयारी करना चाहें तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? बस ये एक मेन क्वेश्चन आपका आज का। सबसे पहले तो क्वांट के बेसिस को मजबूत करो। अरिथमेटिक बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं कि बिना अरिथमेटिक के पेपर निकल जाता है। वो जमाना गया भाई, बिना अरिथमेटिक के जब पेपर निकलता था। अब अरिथमेटिक बनाना बहुत जरूरी हो चुका है। रीजनिंग तो खैर इजी है, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत बहुत पड़ेगी। इंग्लिश में वोकैब करो डेली बेसिस पे, और ग्रामर की प्रैक्टिस करो। लेकिन रीडिंग को बिल्कुल मत छोड़ना। तुम्हारा रीडिंग ही वोकैब और ग्रामर दोनों इंप्रूव कर सकता है। तो डेली 1 घंटा तो रीडिंग करना ही करना है। और बेसिक बैंकिंग तो पढ़ना ही है साथ में। और जो आरआरबी वाले हैं, कुछ कुछ पेपर, आरआरबी के पेपर में कंप्यूटर होता है। तो कंप्यूटर इजी है, 1 महीने में कवर हो जाता है, उसका ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन मेन जो है ये क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इसको तो बहुत ज़्यादा अच्छे से करो, क्योंकि यही तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन करवाएगा। जी सर। सर बस हम लोग एक चीज और जानना चाहेंगे, आपका सर मॉर्निंग से नाइट तक का शेड्यूल कैसा रहता था पढ़ने का? वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए कि व्यूअर्स को मदद मिल जाए कि अभी वो भी अपना शेड्यूल कुछ आप जैसा बना पाए और फाइनल सिलेक्शन ले पाए। सर मेरा शेड्यूल ऐसा रहता था कि 3 घंटे कंटिन्यू बैठो, और उसके बाद अपना आधा 1 घंटा जो भी ब्रेक लेना है वो लो, क्योंकि कंसिस्टेंट 4 5 6 घंटा ऐसा नहीं बैठना। इससे ब्रेन में दर्द होगा और फिर सीधा 3 4 दिन की छुट्टी होगी और कुछ नहीं। एक साथ में 3 घंटा सीटिंग कर लो। उसके बाद तुमको जो काम करना है, 1 2 घंटा ब्रेक लेना, ब्रेक ले लो। उसके बाद फिर कंटिन्यू 3 घंटा की सीटिंग ले लो। बिल्कुल सर। सर आपने अपने नोट्स को कैसे मतलब रीड किया? आप नोट्स बनाते थे, लिखते थे, ये सारा चीज पे कुछ एक बार हो जाए लास्ट अब पॉइंट में। सर मेरे पास प्रिंटर था, तो मैं जितने भी क्वेश्चन थे उसको एक पीडीएफ बना के प्रिंट आउट ले लेता था। तो इससे मेरा बहुत समय बच गया। और जीए के लिए सर मैं तो मंथली मैगजीन ही पढ़ता था। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रहते थे उसको मैं एक शॉर्ट नोट्स बनाता था कि ये कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको मैं अपने पास अलग से रख लूँ ताकि एग्जाम टाइम में जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाए, समरी नोट्स। मुझे आज भी याद है जब इसका मेंस निकला था तो ये मेरे पास जीए के आता था और ये पूरी नोट्स को प्रिंट करके लाता था और बकायदा हाईलाइटेड होता। मैं बोलता था कैसे आपने इसको कर कैसे रहे हो? तो बोलता सर मैं याद कर लेता था, सारी चीजें हो जाती। इनका पेपर बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कुछ नंबरों से रुक रहे थे। पिछले साल जब मैंने पूरी इनकी गाइडेंस देखा, सारा चीज मेंस के टाइम पे जनरल अवेयरनेस के लिए आते थे मेरे पास, तो कहीं ना कहीं इनकी पहले से बहुत मेहनत होती थी। फिर हमारे पास जो नोट्स हुआ करते थे, मेरे खुद के जो नोट्स थे जो मैंने बनाए थे अपने जनरल अवेयरनेस के लिए, तो मैंने इनको जो नोट्स दिए वो इनके लिए क्या, ये आके बोलता सर इसमें बहुत अच्छी चीजें हेल्पफुल है, क्योंकि मैं इनको 3 साल से पढ़ा स्टडी पे ही थे। 2023 से हम इनके साथ, ये हमारे साथ थे, तो इनके लिए हमने धीरे धीरे चीजें जहां पे हेल्प हो पाए हमने पूरी करने की कोशिश की। और आज हमें भी एक बहुत बड़ी खुशी होती है कि आज हमारा स्टूडेंट, आज हम उनके साथ बैठ के अपना पॉडकास्ट शूट कर पा रहे हैं। साथ ही साथ वो आज एक सेलेक्टेड स्टूडेंट है। तो एक टीचर होने के नाते मेरे लिए भी एक बहुत गौरव का ये पल रहता है कि हम आज किसी के लिए हम काम आ पाए और हम एक सजेशन से किसी की लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस ला पाए। सर आप कैसा प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए या ऑफलाइन क्लासेस लेनी चाहिए किसी कोचिंग की? ये आप बता सकते हैं कि कैसा, एक बिगनर को जहां तक मुझे लगता है कि पहले ऑफलाइन क्लासेस लेनी चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सर बिगनर को बेसिक्स क्लियर करने के लिए ऑफलाइन क्लास जरूर लेनी चाहिए, जी क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस से ही बेसिक क्लियर होगा। उसके बाद आप ऑनलाइन जा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन फिर उसके बाद मेंस के कंटेंट ना बहुत कम मिलते हैं। जी ये बैंकिंग के बिल्कुल है। जो वो भी जेन्युइन कंटेंट तो बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि लोग टफ के चक्कर में बहुत ही अलग पढ़ा रहे हैं। तो जेन्युइन कंटेंट ढूंढना सबसे जरूरी है। इसके लिए हम लोग और नए हाँ। मेंस के इस बार भी हाँ। कंटेंट लाने वाले हैं आप सभी के लिए, क्योंकि मेंस की सही में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मेंस की क्लासेस को प्रोवाइड नहीं करवा रहा होता है। तो इसके लिए भी हमने देख रखा है, हमारी टीम से बात चल रही है कि बहुत जल्द इसके लिए भी सॉल्यूशन लाया जाए। सर एक लास्ट क्वेश्चन कि इस पे आप एक सक्सेस का क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? कि डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। मैंने 2023 से शुरुआत की थी, 23 24 25, 3 साल गुजरे, उसका चौथा साल 26 में लगा भाई। तो हार्ड वर्क, डेडिकेशन और मोटिवेट खुद रहना पड़ता है। एक बार मतलब अगर आप ज्वाइन कर लिए तो मान के चलो तुम्हारी सैलरी आनी कंफर्म है। बस अब टाइम लगेगा, कि अब वो टाइम कितना लगेगा उसका थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। मतलब किसी भी एग्जाम को तैयार करने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंस। पेशेंस सर, तो वो पेशेंस बनाए रखना बहुत जरूरी बहुत होता है। जरूरी है। ठीक है।
तो यही सारी चीजें आपको एक सक्सेस राह पे और एक आपकी इस पूरी जर्नी में इनका छोटा सा एक इंटरव्यू, आज का पॉडकास्ट जो हमारा द टॉक शो है, ये आपकी मदद कर पाएगा। सर, 2 लाइन हमारे इस टॉक शो के लिए कि आपको यहाँ आके कैसा लगा? सर मुझे बहुत अच्छा लगा, और अगर मेरी बदौलत किसी और का भविष्य बनता है तो उससे मेरे को और ज़्यादा खुशी होगी। और ये जस्ट हमारे आसपास में ही पोस्टेड होने वाले हैं, इनकी कल से जॉब भी चालू हो रही है, तो मैं इनके लिए एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक देना चाहूंगा। और सर, हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा ये एक मोमेंट जो एक याद रहे आपके लिए, तो ये आपको हमारी तरफ से एक दिया जाता है कि आपका सिलेक्शन हो और आपके आगे की पूरी जो जर्नी हो वो एक सुखमय यात्रा हो, और आप भी आगे और बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक करें, और उसके बाद हम आपके लिए और भी पॉडकास्ट शूट करें। सर, बस एक लास्ट मैसेज मैं यही बोलना चाहूंगा कि जब तक सक्सेस ना हो तब तक उस राह को ना छोड़ें, क्योंकि कष्ट आते हैं, और तब तक आते हैं क्योंकि भगवान भी आपकी परीक्षा ले रहा होता है, और जब आप उसके लिए कैपेबल हो पाते हैं, भगवान आपको गिफ्ट वो आपको सौंप के जरूर जाता है। तो यही चीज है कि जब तक कंसिस्टेंसी बना के रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसमें हमारी टीम, हमारी पूरी एकेडमी, जीसी एकेडमी आपका पूरा सपोर्ट करेगी। आप हमसे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई दिक्कत है तो अविनाश जी से आप गाइडेंस के लिए पर्सनली मिल सकते हैं, और हमारी एकेडमी विजिट कर से हमसे भी पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। तो मेरा लास्ट में यही 2 लाइन है कि कर्म निरंतर करते रहिए, आपको उसका फल एक दिन जरूर मिलेगा। तो बस इसी के साथ आज हम यहाँ पे अपना विराम देते हैं, और ये अगर पॉडकास्ट आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमें अपना बेसिक्स जो भी आप पूछना चाहते हैं क्वेश्चन, आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। हम आपके गाइडेंस के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, और अविनाश जी को इनके पूरे आगे के लाइफ के लिए हम इनको तहे दिल से, मैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आज अपना बेशकीमती समय निकाला, और इनकी लाइफ की एक अच्छी जर्नी की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं भी इनको देना चाहता हूं। तो अविनाश जी, आने के लिए धन्यवाद सर, और आप सभी देखते रहिए हमारा टॉक शो। मिलेंगे हम अपने नए गेस्ट के साथ और एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। तो धन्यवाद आज के इस शो के लिए। बाय बाय। थैंक यू।